हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में आज हम डिस्कस करेंगे कोलिजन्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, कंसीडर टू मासेस m1 and m2. The particle m1 is moving. The particle m1 is moving with speed v1i, और यहाँ पे i जो सबस्क्रिप्ट है वो हमें इनिशियल के लिए हमने कंसीडर किया। 1i मतलब फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल स्पीड, ठीक है। एंड द पार्टिकल m2 is at rest, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये m1 है पार्टिकल और यहाँ पे m2। चलो, इस पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितनी है? v1i, और ये रेस्ट पे है। अभी दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो गए, तो कोलाइड होने के बाद ये उसकी एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है। चलो, आफ्टर कोलिजन इट विल ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शन। दोनों ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे एंगल मान लो थीटा वन है, दूसरा एंगल है थीटा, ठीक है। चलो, यहाँ पे होगा m1, ये होगा m2 मास। ये m1 मास और जो है m2 मास है, तो आफ्टर कोलाइजन ये दोनों जो पार्टिकल है की स्पीड क्या होगी? तो m1 जो है पार्टिकल, उसकी स्पीड होगी v1f और इसकी होगी v2f। f मतलब फाइनल स्पीड, क्लियर। तो ये हो गया अपना डायग्राम। उसके बाद यहां पे आपको दिया है कोलाइजन के दो टाइप्स। There are two types of collision. One is elastic and inelastic. इलास्टिक कोलाइजन और इनइलास्टिक कोलाइजन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है, इन ऑल कोलाइजन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इन ऑल कोलाइजन्स द टोटल लीनियर momentum is conserved. What does it mean by the initial momentum and final momentum?
ठीक है। तो मान लो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला अपने पास है F12 इंटू डेल्टा टी, ऐसा फॉर्मूला था। दूसरा मोमेंटम है F21 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। डेल्टा टी टाइम में इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम है। तो F12 और F21 इसके बारे में हम जानते हैं एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलो क्या होता है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, क्लियर। सो दैट डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 हम लिख सकते हैं, जिससे टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा इनिशियल और फाइनल, उसका सम 0 होगा। दैट्स व्हाई बोल सकते हैं कि कोई भी कोलाइजन में लीनियर मोमेंटम ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व। ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट है, ऑन द अदर एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट नेसेसरीली कंजर्व। ठीक है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी is not necessarily conserved। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सब में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो। ठीक है, मोमेंटम तो कंजर्व होता है, बट जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, द इम्पैक्ट एंड डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोलाइजन में जनरेट द हीट एंड साउंड। जैसे कोलाइजन होता है तो इसमें से दो एनर्जी बाहर निकलती है, एक तो साउंड एनर्जी होती है और दूसरी होती है हीट एनर्जी। ठीक है। पार्ट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो कोलाइजन इज इन टर्म्स ऑफ कंप्रेस स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है। तो इस एग्जांपल का हम यूज कर रहे हैं, इफ द स्प्रिंग कनेक्टिंग द टू masses regains its original shape without loss of energy, then the initial kinetic energy is equal to the final kinetic energy, but the kinetic energy during the collision time delta t is not constant. Such collision is called elastic collision. ठीक है। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, बाद में उसको लीव कर रहे हो, तो अपना ओरिजिनल शेप को क्या करती है, रिगेन करती है। तो ऐसी सिचुएशन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बट द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलाइजन टाइम डेल्टा टी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है। सॉरी। तो इस टाइप का जो कोलाइजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलाइजन। यहां पे लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। इलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। वैसे ही सेम दूसरा आपको दिया है, ऑन द अदर हैंड द डिफॉर्मेशन मे नॉट बी रिलीव्ड एंड द टू बॉडीज कुड मूव टुगेदर आफ्टर कोलाइजन। अगर दूसरी सिचुएशन देखें तो दोनों बॉडीज आफ्टर कोलाइजन एक ही डायरेक्शन में अगर जा रही है, दैट मीन्स अगर आपके सामने डायग्राम है, समझो कि M1 M2 के साथ टकराया, उसके बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में गए, मतलब x डायरेक्शन में। ठीक है। एक सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा,
ठीक है। A collision in which two particles move together after collision is called completely inelastic collision. तो दूसरी डेफिनेशन है completely inelastic collision, ठीक है। उसमें क्या होगा, a collision in which two particles move together after collision is called completely inelastic collision, ठीक है। अभी देखो दो केस तो हमने देख लिए कि स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं और वो ओरिजिनल शेप में आ गई, स्प्रिंग को दूसरी बार कंप्रेस करा, ओरिजिनल शेप में नहीं आई। अभी तीसरी कंडीशन क्या रह गई कि स्प्रिंग को जैसे ही कंप्रेस किया और वो मिड ऑफ द पॉइंट पे रह गई। दैट मींस द इंटरमीडिएट केस वेयर द डिफॉर्मेशन इज partly relieved and some of the initial kinetic energy is lost. Some of the initial kinetic energy, जो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल, वो लॉस्ट हो गई। इन मोर कॉमन एंड अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द इनइलास्टिक कोलाइजन। मतलब कुछ एनर्जी अगर लॉस हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलाइजन। यहाँ पे लिख देते हैं इनइलास्टिक कोलाइजन। इसमें लिख देते हैं सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। क्लियर? ऐसी तीन डेफिनेशन है जो आपको याद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपना बेटा टॉपिक है कोलाइजन्स इन वन डायमेंशन। collisions in one dimension। उसमें फर्स्ट पढ़ते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक। कोई भी कोलाइजन हो उसमें जो मोमेंटम होता है वो तो कंजर्व होता ही। टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, सो दैट क्या लिख सकते हैं, m1 और v1i इज इक्वल टू, और कंप्लीटली इनइलास्टिक में दोनों पार्टिकल एक साथ में मूव होते हैं। दैट मीन्स दोनों का मास क्या होगा, सेम, m1 प्लस m2, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी vf। तो mv किसका फॉर्मूला है, मोमेंटम का। तो ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम। चलो इसमें फाइनल मोमेंटम में से vf को सब्जेक्ट बना, तो m1 v1i हो जाएगा और यहाँ पे m1 प्लस m2, ये हो गया अपना फर्स्ट। आया समझ में? जैसे ही काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना मिलेगा, मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस मतलब चेंज, डेल्टा के। चलो इनिशियल का फॉर्मूला बनाया तो 1/2 m1 v1i का होल स्क्वायर बनेगा फॉर्मूला, माइनस
1/2 यहाँ पे मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 और Vf का होल स्क्वायर। अभी देखो Vf की वैल्यू जानते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 I का होल स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2। चलो Vf का होल स्क्वायर करो तो m1 का होल स्क्वायर होगा और ये जो पूरा टर्म है इसका भी होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू ये v1 I का भी होल स्क्वायर होगा, v1 I का होल स्क्वायर। कहाँ से वैल्यू पुट की हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ से वैल्यू पुट की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो अभी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ से m1 प्लस m2 जो है वो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है तो कॉमन तो एक काम करते हैं बाद में निकालते हैं, पहले इसको रीअरेंज कर देते हैं। m1 v1 I का होल स्क्वायर माइनस 1/2 यहाँ पे m1 स्क्वायर होगा, नीचे m1 प्लस m2 रह गया और यहाँ पे v1 का होल स्क्वायर। चलो कॉमन क्या निकल जाएगा दोनों में से तो 1/2 m1 v1 I का होल स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस, ठीक है, m1 स्क्वायर उसमें से एक m1 कॉमन निकल गया तो एक m1 यहाँ पे रह गया तो डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यहाँ पे बाकी और v1 का होल स्क्वायर कॉमन निकल तो डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 I का होल स्क्वायर। एलसीएम लो यहाँ पे तो m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होगा, m1 कट हो गए दैट मीन्स डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 m1 और ये हो जाएगा m2 मतलब m1 m2 लिख सकते हैं डिवाइड बाय हो जाएगा m1 प्लस m2 और बाजू में m1 I का होल स्क्वायर। ये हो गया फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो लॉस हमें मिल रहा है वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो पूरा आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा तो कोलिजन्स के बारे में। दो पार्टिकल लिए m1 और m2 मास, जिसमें m1 जो था, ठीक है, उसको v1 I की वेलोसिटी से m2 के साथ हमने कोलाइड करवाया तो m1 और m2 दोनों की फाइनल वेलोसिटी मिली m1f और v1f और v2f। उसके बाद इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलाइजन है उसमें प्रूव किया कि सब टाइप के जो कोलाइजन्स होते हैं उसमें मोमेंटम तो कंजर्व होता है बट सब में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, ठीक है। तो उसके डिपेंड में हमने वन डायमेंशन में कोलाइजन्स के बारे में एक इक्वेशन प्रूव किया जो था कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, याद रखो ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो जेडबली और नीट के लिए भी यूजफुल है। इसको हाईलाइट कर देना, हाईलाइटर्स। Whenever you have given the two masses of any particles and the initial velocity of any particles, you will easily find the change in kinetic energy. Okay, thank you very much.